Dr. Komal Goyal. I did my PhD in mathematics from Vellore Institute of Technology. Prior to that, I did my MSc in mathematics and BSc in mathematics honors from University of Delhi as a first rank holder of the session. And now in this playlist, we are going to study all the units of class 12, where this is the first video जहां पर हम फर्स्ट चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं, which is your relations and functions. तो आई होप आपने ये चीजें पहले भी पढ़ी हैं इन क्लास 11, that what do we mean by relations and what do we mean by functions. The concept of the term relation in mathematics has been drawn from the meaning of the relation in real life. तो हम क्या कहते हैं कि भाई रिश्ते में तुम हमारे भाई लगते हो, नाम तो सुना ही होगा. टाइप का जो रिलेशन है वही मैथ्स में है. तो जो रिलेशन है वो वही वर्ड है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज करते हैं और उसका रेफरेंस भी वही है. दैट इज टू ऑब्जेक्ट्स या फिर क्वांटिटीज आर रिलेटेड इफ देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन देम. आप कैसे बोलते हो ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूं, तो देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन बिटवीन दीज टू मेंबर्स और दीज टू क्वांटिटीज और दीज टू ऑब्जेक्ट्स. तो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन होता है या लिंक होता है, तो हम ये बोल देते हैं कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये दोनों का एक रिलेशन है ना, मतलब इन दोनों का एक रिश्ता है. तो फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ अ स्कूल. आपने दो सेट लिए, एक लिया आपने सेट जहां पर आपने सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स ले लिए, और बी आपने एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स लिया क्लास 11 का. तो आपने दो सेट बनाए, एक ए सेट बनाया जहां पे आपने क्लास 12 के स्टूडेंट्स ले लिए, और आपने एक बी सेट बनाया जहां पर आपने क्लास 11 के स्टूडेंट्स ले लिए. ठीक है. नाउ लेट अस ड्रॉ सम रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. तो सेट ए और सेट बी के बीच में क्या रिलेशंस हो सकते हैं वो देखते हैं. तो हमेशा जब भी हम रिलेशंस बनाते हैं वो दो सेट के बीच में होते हैं. आइदर दैट कैन बी अ सेम सेट, मतलब आप ए से ए के बीच में भी रिलेशन बना सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे ए क्रॉस ए. और अगर आप ए से बी के बीच में रिलेशन बना रहे हो तो उसको हम बोलेंगे ए क्रॉस बी. ठीक है. सो नाउ वी आर ड्राइंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन ए एंड बी. तो मतलब ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, बी क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11. सो सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर कि आपने क्या किया, अब जो रिलेशंस होंगे मतलब वो जो क्वांटिटीज होंगी और जो एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट ए में या सेट बी में होंगे, मतलब एक स्टूडेंट ऑफ सेट ए को हम नाम देंगे स्मॉल ए और एक स्टूडेंट ऑफ सेट बी को हम नाम देंगे स्मॉल बी. तो ए एंड बी के जो पेयर होगा उसको हम टपल में डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऐसे. तो ये ए जो है ये कैपिटल ए से आया, ये बी जो स्टूडेंट है वो कैपिटल बी से आया है, मतलब ये ए जो है ये बच्चा है क्लास 12 का, बी एक बच्चा है क्लास 11 का. सो नाउ द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर इज द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए इज अ ब्रदर ऑफ बी. तो आपने कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं, आपने वो सारे एलिमेंट्स कलेक्ट किए हैं ए क्रॉस बी में से जहां पर ए क्या है, बी का ब्रदर. सिमिलरली दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी. तो ए जो है वो बी की क्या है, सिस्टर. तो आपने क्लास 12 में से वो सारी लड़कियां ले ली जो कि क्लास 11 के लड़कों की क्या है, सिस्टर्स हैं. मतलब किसी कोई एक बच्चा है जो कि क्लास 11 में, उसकी एक बहन है क्लास 12 में, तो ए और बी इज अ पेयर जो कि इस रिलेशन में लाई करेंगे. एंड सिमिलर पेयर्स यू आर गोइंग टू कलेक्ट. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बच्चा है क्लास 12 में जो कि एक बच्चा है क्लास 11 में. अब वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है. तो ए क्या है, ब्रदर है बी का. तो वो सारे पेयर्स जिसका भाई क्लास 12 में पढ़ता है वो आपने इस वाले सेट में कलेक्ट कर ली. सिमिलरली एक रिलेशन और आपने डिफाइन किया जहाँ पे एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी. आपने वो सारे पेयर्स बनाए कि जब भी आपने एक पेयर बनाया और उसमें दो एलिमेंट्स रखे तो आपने देखा कि जो ए की एज है क्लास 12 वाले बच्चे की एज ऑफ कोर्स क्लास 11 वाले बच्चे की एज से क्या होगी, ज्यादा. ठीक है. अगेन वन मोर सेट जहां पर व्हाट यू मेड अ रिलेशनशिप इज कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए in final exams are less than total marks obtained by
बी इन द फाइनल एग्जाम्स। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने वो दो बच्चे लिए जिसमें ए जो है वो समझदार है और बी क्या है, बुद्धू। मतलब ए क्या है, बुद्धू, बी क्या है, समझदार। तो ए जो है वो डम है, उसके मार्क्स कम आते हैं क्लास में, और बी के जो मार्क्स है वो कैसे आते हैं, वो ज्यादा आते हैं। सिमिलरली लास्ट सेट कैसे रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है कि ए लिव्स इन द सेम लोकेलिटी एज ऑफ बी। तो बेसिकली आपने वो सारे बच्चे ले लिए जो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, दोनों के दोनों बच्चे एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। क्लास 11 और क्लास 12 के वो बच्चे जो सेम लोकेलिटी में रहते हैं, उस रिलेशन से आपने बच्चों को कलेक्ट किया और आपने एक सेट बनाया। सो हियर ये तो हो गई डे टू डे लाइफ की बात। नाउ लेट अस सी हाउ वी आर डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स इन मैथ्स। तो in the mathematical language, let us see how we are defining relationships. So here we are defining mathematically a relation R. तो रिलेशन को हमेशा किससे डिनोट करते हैं हम, R से। फ्रॉम A to B, मैंने अभी आपको बताया कि एक सेट A लेते हो आप, एक सेट आप B लेते हो। अगर आपको B नहीं लेना तो आप A से A या B से B पे भी रिलेशन बना सकते हो। तो अगर आपने एक रिलेशनशिप डिफाइन किया है फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B, तो वो क्या होगा, वो एक सबसेट होगा, कोई भी आर्बिट्ररी सबसेट, रैंडम सबसेट ऑफ A क्रॉस B, जो कि इस रिलेशन को फॉलो करेगा। अब आपको A क्रॉस B आई गेस पता ही होगा, A क्रॉस B इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, और उसको डिनोट कैसे करते हैं। अब A क्रॉस B के एलिमेंट्स कैसे होंगे, A क्रॉस B के एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट A से लिया, एक एलिमेंट B से लिया, है ना। तो अब आपने क्या किया कि अगर आप ये बोल रहे हो कि इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, मतलब A एंड B रिलेटेड है एक दूसरे से, किस रिलेशन से, R से, जो कि अभी आप डिफाइन करोगे। सो आप ये बोलोगे कि A is related to B under the relation R, and we will write it as A related to B. As we have seen, मैंने भी बताया क्लास 11 में आपने देखा ही होगा कि जो फंक्शंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस, क्योंकि वहां कनेक्शंस रिकॉग्नाइजेबल होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट तरीके के रिलेशनशिप्स, मतलब रिलेशंस किस किस तरीके के होते हैं, नेम्ड रिलेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब जब आप फंक्शंस देख लेते हो तो वी विल सी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस कैसे होते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शंस, जो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होता है वो क्या होता है, एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन फंक्शंस। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। In today's video, what we are going to see, we are basically going to see the types of relations. आपके पास कितने तरीके के रिलेशंस हम देखेंगे, बेसिकली 4 टाइप्स के। तो सबसे पहला होता है एम्प्टी रिलेशनशिप, मतलब एम्प्टी रिलेशन। सेकंड आता है आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड में बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं जो हम देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये अपने आप में एक डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव की एक, सिमेट्रिक की एक एंड ट्रांजिटिव की एक। जब आप ये तीनों, कोई भी रिलेशन जो कि ये 3 कंडीशन, ये 3 पड़ाव पार कर लेता है, तो उस रिलेशन को एक स्पेशल पदवी दी जाती है, एक स्पेशल नाम दिया जाता है, एंड दैट नेम इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हम क्या देखेंगे कि एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं, और हम ये देखेंगे कि अगर किसी भी रिलेशन को वो एक गोल अचीव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो उसको किससे होकर गुजरना होगा, उसको रिफ्लेक्सिव बनना होगा, उसको फिर सिमेट्रिक भी बनना होगा, और एट लास्ट उसको ट्रांजिटिव भी बनना होगा। अगर वो रिफ्लेक्सिव बन जाता है, सिमेट्रिक बन जाता है, ट्रांजिटिव भी बन जाता है, तो वो क्या बनेगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सो लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय एम्प्टी रिलेशन। सो आवर रिलेशन आर इन अ सेट ए। अब देखो यहाँ पे आपने क्या सेट लिया है, सिर्फ ए ही लिया है। यहाँ पे आपने क्या सेट लिया है, सिर्फ ए लिया है। तो आपका रिलेशन जो ए पे डिफाइन होगा वो कैसे होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट बनेगा, आर्बिट्ररी सबसेट। तो आवर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज डिफाइंड एंड कॉल्ड एज एम्प्टी इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो कोई भी रिलेशन एम्प्टी कब होगा, जब ए का कोई भी एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट आपने लिया है वो उससे रिलेटेड है ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए आपने एक सेट लिया 1 2 3 4, ये आपने क्या लिया, एक सेट लिया 1 2 3 4, और आपने रिलेशन कैसे डिफाइन किया कि आप 2 एलिमेंट लोगे ए के, ए और बी, कैसे कि a माइनस बी इज इक्वल टू 10। तो अब होगा क्या कि आप कोई भी ऐसा ए और बी ले ही नहीं पाओगे
जो कि दोनों का डिफरेंस क्या हो, 10 हो। मतलब कोई भी ए और बी आपस में रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। हेंस इस केस में जो आपका रिलेशन आर बनेगा वो कैसे बनेगा, एम्प्टी रिलेशन बनेगा। है एम्प्टी रिलेशन मतलब एम्प्टी सेट, और हमें पता है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हेंस phi is a subset of A cross A. So this is an empty set, empty relation. No pair of A and B satisfy the condition कि उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 है। Let us see second example, जहां पर A आपने क्या लिया, A आपने ले लिया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल। तो A में क्या है, सिर्फ लड़के हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफ बॉय स्कूल क्या होंगे, सिर्फ लड़के होंगे। और B में आपने क्या ले लिया, B में आपने वो सारे एलिमेंट्स ले लिए उन बॉय स्कूल के, आपने कोई दो बॉय लिए जो कि A इज अ सिस्टर ऑफ B। तो कोई भी लड़का किसी भी लड़की की सिस्टर तो नहीं बन सकता, hence this is the empty set. No pair of A and B satisfy the condition that A is a sister of B. All the students as are boys, सारे के सारे बच्चे कैसे बॉयज, तो आपका रिलेशन ये कैसा हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। मतलब क्या होता है कि उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं कि जो रिलेशन में जो आप एलिमेंट्स लो सेट के वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर पाए जो कि रिलेशन आप डिफाइन करा है। कि अगर आपने दो लड़के लिए हैं बॉय स्कूल के और आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ये जो दो लड़के हैं उनमें से एक लड़का एक लड़के की बहन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल, तो उस केस में आपका रिलेशन कैसा हो जाता है, एम्प्टी। ठीक है, तो ये हो गई बात एम्प्टी रिलेशन की। नाउ लेट अस सी ऑन द सेकंड डेफिनेशन विच इज यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? Our relation R on a set A is called universal if each of the element of A is related to every element of A. तो एम्प्टी रिलेशन क्या था, जब R क्या बन जाए एम्प्टी और वो सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जब R पूरा का पूरा क्या बन जाए, A क्रॉस A। मतलब जो आपने रिलेशन डिफाइन किया है सारे के सारे एलिमेंट्स हैं A उसको फॉलो करें और सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ A आपस में एक दूसरे से क्या हो, सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ A से रिलेटेड हो। जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4 A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस A सच दैट कोई भी दो नंबर का डिफरेंस का मॉड आप लो तो वो या तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है। तो हमें ये पता है कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए दुनिया का, अगर आप उसका मॉड लगा देते हो तो वो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव या फिर 0 अगर उनमें से दोनों नंबर क्या है, सेम या है ना, और पॉजिटिव अदर केस में, तो आर विल बिकम द होल सेट। आर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट बन जाएगा। कौन सा सेट, ए क्रॉस ए। कि आप कोई भी पेयर ले लो, मान लो 1 क्रॉस 1 लिया तो 1 क्रॉस 1 मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इज 0 विच इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब मान लेते 2,1 लिया तो 2,1 इज 2 माइनस 1 विच इज 1, अगेन इसका मॉड क्या हो जाएगा 1 विच इज पॉजिटिव। 1 माइनस 2 लिया विच इज माइनस 1 का मॉड 1 अगेन पॉजिटिव। Hence R will become the whole set in this case as modulus of any difference is always greater than or equals to 0. So R is equals to A cross A. R will become the entire Cartesian product of A with itself. Now let us see the second example. Second example says that A is the set of students of a boys school. Again आपने सिर्फ boys लिए हैं. Now you are collecting those elements का pair जिनका difference between heights of A and B is less than 3 meters. 3 meters are so high कि 1 meter is like you open both the hands and you will count that is 1 meter. तो ऐसा हो मतलब होगा कि आप कोई भी ऐसे दो बच्चे फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे क्लास में जिन दोनों की हाइट क्या हो 3 मीटर्स से ज्यादा हो, सबकी क्या होगी कम। तो हेंस योर रिलेशनशिप विल बिकम एन एंटायर रिलेशनशिप। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा एंटी रिलेशनशिप एंड यूनिवर्सल रिलेशनशिप। एंटी रिलेशन में क्या होता है, जब आप देखते हो कि कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड ही नहीं है, हेंस देयर इज नो एलिमेंट इन द रिलेशन, इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। और जब आप देखते हो कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इज नोन एज योर universal relation. Both empty relation and universal relation are two extreme relations. मतलब या तो पूरा ही सेट खाली हो जाना या पूरे के पूरा सेट रिलेशन में आ जाना, आर टू एक्सट्रीम केसेस। एंड इसी रीजन से जो ये एम्प्टी सेट है और यूनिवर्सल सेट है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सेट, मतलब ट्रिवियल रिलेशंस, ये ट्रिवियल रिलेशंस होते हैं। नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive relations
विच इन टर्न अगर कोई एक रिलेशन ये तीनों पड़ाव पार कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो हम क्या बोलते हैं कि वो रिलेशन कैसा, रिफ्लेक्सिव। मतलब किसी भी सेट के अगर सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स को फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए होना क्या पड़ेगा, खुद से रिलेटेड, तो वो आपका रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सेकंड क्या कहता है आपके पास, सिमेट्रिक, कि अगर मान लीजिए ए बी से रिलेटेड है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, बी भी ए से रिलेटेड है। अगर ऐसा हो जाए तो आपका रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। और थर्ड होता है आपके पास ट्रांजिटिव, जहां पर आप ये बोलते हो कि मान लेते हैं ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो आपको क्या प्रूव करना होगा, ए सी से भी रिलेटेड होगा फॉर ऑल ए बी एंड सी। आप कोई भी पेयर बना लो ए बी और सी का, ए में से अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो ही आप एक रिलेशन को क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव, जब वो खुद से रिलेटेड हो सारे एलिमेंट्स। सिमेट्रिक कि अगर कोई भी एलिमेंट बी से रिलेटेड है ए, तो बी भी क्या है, ए से रिलेटेड है। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। और ट्रांजिटिव कि आप कोई भी थ्री पेयर ले लो ए बी सी पूरे सेट में से, और अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए भी क्या होगा, सी से रिलेटेड। अगेन नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि मैंने आपको बता ही दी कि कोई भी रिलेशन अगर ये तीन पड़ाव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को पार कर लेता है, देन वो रिलेशन कैसा बन जाता है, सिमेट्रिक। तो रिलेशन आर इज इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ आर इज ऑल थ्री, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज केसेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक रिलेशन दे देगा एंड वो बोलेगा कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर आपको ऐसा प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है, और ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है। नाउ टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो सारे ट्राइंगल्स जो है इज द सेट में हमारे सारे ट्राइंगल्स हैं, और हमने कोई भी दो ट्राइंगल लिए सेट में से, और हमने बोला कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। हमने बोला T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। आपको ये बताना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन क्या है, दो एलिमेंट्स के बीच में, कि जो दो एलिमेंट्स है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये रिफ्लेक्सिंग में देखना पड़ेगा क्या हर एक ट्राइंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है, तो हाँ होता है। सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, सो T1 T1 बिलोंग्स टू R। आप कोई भी ट्राइंगल लोगे T में से, वो अपने आप की कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा, तो उससे क्या होगा कि T1 T1 जो है वो R में बिलोंग कर जाएगा। हेंस T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ implies R is a reflexive relation, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, एक अपने आप में। नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट, जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो क्या ऐसा होगा कि T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। तो हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऐसा होता है कि इफ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 देन T2 इज अगेन कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, मतलब T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में, तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के, मतलब T2 T1 भी बिलोंग करेगा R में। और ये इंप्लाई कर देगा कि R कैसा है आपके पास, सिमेट्रिक। R कैसा है आपके पास, सिमेट्रिक। नाउ लेट अस कम ऑन ट्रांजिटिव वाला पार्ट, जहां पर हमने बोला कि मान लेते हैं कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, मतलब T1 T2 बिलोंग्स टू R, और मान लेते हैं T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के। तो क्या हम ये बोले कि T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के? So since T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, it implies कि T1 is congruent to T3, मतलब T1 T3 is also belongs to R। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, R क्या है आपके पास, ट्रांजिटिव। तो अब हो क्या क्या कि आपका जो रिलेशन R है वो मैंने प्रूफ किया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हेंस R is an equivalence relation. Hence R is an equivalence relation. Now let us take on another example, जहां पर हम ले रहे हैं L is the set of all lines। तो कोई भी लाइन जो है प्लेन में इज द सेट, सेट के सारे एलिमेंट कैसे हैं, लाइंस। द R is the set of L cross L such that L1 is perpendicular to L2।
L1 is perpendicular to L2. तो आपने दो लाइंस लिए हैं जो कि आपस में कैसी होंगी, रिलेटेड कब होंगी, जब दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर. Now show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो अगर आपने कोई लाइन ली है तो क्या ये खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं, कोई भी लाइन कभी भी खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती. Hence, if L1 is a line जो कि आपने सेट L में से ली है, तो L1, L does not belongs to R. क्यों? क्योंकि L1 is not perpendicular to L2. L1, L1 does not belongs to R. Since L1 is not perpendicular to itself, hence R is not reflexive. Now let's come on the another part. मान लेते हैं कि L1, L2 belongs to R. मतलब हम क्या प्रूफ करने वाले हैं? सिमेट्रिक, कि एक ये लाइन L1 है, एक ये लाइन L2 है, और क्योंकि L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, मतलब L1 is perpendicular to L2. तो क्या हम ये बोल दें कि L2 is also perpendicular to L1? Yes. तो मतलब L2, L1 is also belongs to R. तो since L1 is perpendicular to L2, इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि L2 is perpendicular to L1. Hence L2, L1 also belongs to R. तो R क्या हो गया? Symmetric. Now let us see the third part, which is the transitive case. यहाँ पर L1, L2 belongs to R. मतलब L1 is perpendicular to L2. ये L1 है और ये L2 है. Now let us suppose L2, L3 belongs to R. Now अब L2 ये है और L3 ये है, तो L2 और L3 again belongs to R, मतलब L2 and L3 is perpendicular. तो क्या हम ये बोलेंगे कि L1 and L3 is also perpendicular? तो it is not true. तो L2 is perpendicular to L1, L2 is perpendicular to L3, but L1 is not perpendicular to L3. Hence, L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, but L1 is not perpendicular to L3, implies R is not transitive. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या है, ये है सिर्फ एक सिमेट्रिक रिलेशन, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये ट्रांजिटिव है. नाउ दिस इज वन प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 तीन एलिमेंट का, उससे आपने एक रिलेशन बनाया है. अब आपको ये बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है. मतलब इस जो रिलेशन है उसके सारे एलिमेंट्स जो है सेट के वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड तो है, बट अगर ए बी के रिलेटिव है तो बी ए से रिलेटेड नहीं है, और अगर ए बी के रिलेटेड है, बी सी के रिलेटेड है, तो ए सी के रिलेटेड नहीं है. ठीक है. नाउ लेट अस सी ऑन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या हो रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ इंटीजर्स. तो आपने किस सेट पे रिलेशन डिफाइन किया? आपने डिफाइन किया है इंटीजर्स के ऊपर. और आपका रिलेशन क्या है? आपने दो इंटीजर्स कैसे लिए हैं, सच दैट उन दोनों इंटीजर्स का जो डिफरेंस है इज डिविजिबल बाय 2. अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. ये कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो इक्विवेलेंस मतलब ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, और ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है. कैसे करेंगे? तो आपने मान लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट लिया z से, कोई भी एक इंटीजर लिया. अब जो ये इंटीजर का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0. तो क्या 2 डिविजिबल है 0 से? तो यस, 0 डिवाइड्स 2 इज डिविजिबल फ्रॉम 0. तो आप क्या बोल दोगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है उसका जो डिफरेंस आएगा खुद के साथ वो 0 आएगा, एंड 0 इज डिविजिबल विथ एवरीवन. तो 2 is divisible with 0, 0 divides everyone, hence 2 is reflexive. Now let us see कि अगर a, b belong कर रहा है R में, अब हमें चेक करना है कि क्या b, a भी belong करेगा R में या फिर नहीं. तो अगर a, b belong कर रहा है R में, तो मतलब आप ये बोलोगे कि 2 divides a minus b, है ना. मतलब 2 is equals to a minus b q plus r, where q is the quotient, r is some remainder. आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस क्यू बन जाएगा, और आप क्या बोलोगे, 2 डिवाइड्स बी माइनस ए ऑल्सो. हेंस अब जो पहले क्वेश्चन क्यू था वो अब क्या बन गया, माइनस क्यू. तो यहां से क्या आ गया, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. तो आर क्या हो गया आपके पास, सिमेट्रिक. लास्ट हमें देखना है ट्रांजिटिव, कि इफ
2 divides the difference of A and B and 2 divides the difference of B and C. So will it be possible that 2 divides the difference of A and C also? तो अगर ऐसा हो जाए कि 2 divides the difference of A and B, तो 2 is equals to A minus B Q1 plus R1 and 2 is equals to B minus C Q2 plus R2, है ना? क्योंकि यहाँ से हम बोलेंगे कि 2 divides A minus B, यहाँ से हम बोलेंगे 2 divides B minus C. अब क्या करना है आपने को कि ये वाले में प्लस बी और माइनस बी कर देना है, तो प्लस बी और माइनस बी कर दिया तो ये अगेन एक क्वेश्चन वो बन जाएगा दैट 2 is equals to A minus C Q plus R means 2 divides both A minus C as well. So hence A comma C also belongs to R. That is, if 2 divides A minus B and if 2 divides A minus C implies 2 divides A minus B minus C, तो 2 divides A minus C as well also. तो मैंने क्या प्रूफ किया? मैंने यहाँ पे प्रूफ किया कि जो 2 divides A minus B है where A and B are integers, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है, ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है. हेंस ये रिलेशन कैसा है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि अब हमें डिस्कस करनी है इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास. तो होता क्या है? तो गिवन एनी आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन, जब आप कोई भी एक सेट लेते हो और उस सेट के ऊपर एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हो, है ना? मान लो मैंने कोई भी सेट लिया x, उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया r, और ये मान लेते हैं रिलेशन r कैसे बन गया? इक्विवेलेंस बन गया. इक्विवेलेंस बन गया मतलब ये जो रिलेशन आ रहा है ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है. ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. तो ये करता क्या है? ये जो रिलेशन r है ना, ये पूरे x को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है. कैसे करता है वो भी हम देखते हैं. तो मान लेते हैं आपने कोई भी गिवन एनी आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन इन एन आर्बिट्ररी सेट x, तो आपने क्या किया? एक सेट लिया x और उसके ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया r. ना होगा क्या? दैट r डिवाइड्स x इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स? तो मान लेते हैं ये जो रिलेशन r था इसने x को तोड़ दिया दो पार्ट में, a1 और a2. तब ये जो a1 और a2 सबसेट है x के, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट कैसे होंगे कि a1 का कोई भी एलिमेंट a2 में नहीं होगा और a2 का कोई भी एलिमेंट a1 में नहीं होगा. तो अगर आप इनको इंटरसेक्ट करोगे तो यू विल नॉट फाउंड अ सिंगल एलिमेंट. दैट इज a1 इंटरसेक्शन a2 इज एम्प्टी. तो होगा क्या कि जब भी आपने कोई एक सेट लिया उसके ऊपर कोई एक रिलेशन डिफाइन किया जो कि इक्विवेलेंस था, ये सेट क्या करेगा? ये रिलेशन इस सेट को डिफरेंट सबसेट्स में डिवाइड कर देगा. अभी मैंने 2 का एग्जांपल लिया, हो सकता है 3 में डिवाइड कर देता. और ये जो जितने भी सबसेट्स ये बनाएगा तोड़ के, ये सारे के सारे सबसेट्स कैसे होंगे? म्यूचुअली डिसजॉइंट. मतलब कोई भी सेट का इंटरसेक्शन आप करोगे अगर आपस में, तो वो उनमें कोई भी एक कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा. और वो जो डिसजॉइंट सेट्स बनाते हो आप, उन डिसजॉइंट सेट्स का नाम होता है पार्टीशंस. क्योंकि इसने क्या किया? इस रिलेशन ने सेट को पार्टीशन कर दिया या फिर सब डिविजन. So these AIs are called subdivisions or partitions. अब इनकी कुछ खासियत होती है. वो खासियत क्या होती है कि all elements of AI are related to each other. कि सारे एलिमेंट AI के रिलेटेड होंगे खुद से, which is true क्योंकि आपका जो रिलेशन था वो कैसा था? वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन था. और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो बड़ा सेट था X, उसके सारे एलिमेंट क्योंकि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अब जो छोटा एलिमेंट होंगे सेट होंगे A1, A2, A3, उनके भी सारे एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? रिलेटेड. मोरओवर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नो एलिमेंट ऑफ A1 is related to no element of A2. That is, no element of AI is related to no element of AJ when I is not equals to J. अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो A1 और A2 का कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होगा. अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो A1 का कोई भी एलिमेंट ना तो A2 से रिलेटेड है ना A3 से रिलेटेड है. सिमिलरली A2 का एलिमेंट ना तो A1 से रिलेटेड है ना A3 से रिलेटेड है. सिमिलरली A3 का कोई भी एलिमेंट ना तो A1 से रिलेटेड है और ना तो A2 से रिलेटेड है. और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप इन पूरे सबसेट्स को मिला दोगे तो आपको पूरा X बना देगा. और क्योंकि ये डिसजॉइंट है, अगर आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो ये क्या बनाएंगे? एम्प्टी सेट बनाएंगे. तो हो क्या रहा है बेसिकली? दोबारा से समझो. हो क्या रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सेट होता है X, ठीक है?
इस सेट को यूज करके आप एक सेट बनाते हो x कॉमा x इंटू एक्स, या मान लो आपके पास कोई भी सेट है A, इस सेट को यूज करके आपने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया A। अब क्या होता है कि इस सेट के ऊपर आप एक रिलेशन डिफाइन करते हो R, जो कि क्या होता है बेसिकली इस A क्रॉस A का क्या होता है, सबसेट ही होता है। अगर वो सिर्फ एम्प्टी सबसेट होता है तो वो एम्प्टी रिलेशन बोल देते हैं, अगर ये पूरा A क्रॉस A बन जाता है तो यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं, अगर नहीं बनता है तो भी फाइन है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है, अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, मतलब ये रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो इक्विवेलेंस बन जाता है। तो अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए तो ये क्या करता है, ये इस ए को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है कि हो सकता है 2 पार्ट में तोड़े, 3 में तोड़े, 4 में भी तोड़ सकता है। तो मान लेते हैं अगर ये 3 पार्ट में तोड़ता है, तो ये जो A1 A2 A3 टूटे हुए पार्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं पार्टीशन और सब डिविजन। इनको हम बोलते हैं पार्टीशन और सब डिविजन। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पार्टीशन और सब डिविजन। अभी सब डिविजन और पार्टीशन की 3 खासियत हैं। पहली चीज तो ये है कि जितने भी सेट बनेंगे ये सारे के सारे सेट कैसे होंगे कि इनके सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें पता भी है, क्योंकि ये सेट कैसा है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन से बना है। दूसरा जो इसकी खासियत है वो ये है कि जो सारे के सारे सेट होंगे वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। A1 का कोई भी एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं है, A1 का कोई भी एलिमेंट A3 से रिलेटेड नहीं है, A2 का कोई भी एलिमेंट A1 से रिलेटेड नहीं है, A2 का कोई भी एलिमेंट A3 से रिलेटेड नहीं है, A3 का कोई भी एलिमेंट A1 से रिलेटेड नहीं है, A3 का कोई भी एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं है। और तीसरी जो इनकी खासियत ये है कि जब भी आप इन तीनों सेट्स को मिला दो तो आपका जो ओरिजिनल सेट था वो बन जाता है, और कभी भी, क्योंकि ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालो तो ये जो बनता है वो एम्प्टी सेट बनता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। तो मान लेते हैं कि ए क्या था, आपका सेट ऑफ इंटीजर्स था, और रिलेशन आपने क्या डिफाइन किया, कि वही डिफाइन किया कि आपने 2 डिवाइड a माइनस b कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको शो करना था कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, जो कि हमने दिखाई दिया, क्योंकि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब होगा क्या कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ई क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो -8 -6 -4 -2 0 2 4 and so on are related to each other, and again all the elements of O is the set of odd numbers, odd integers, which is -5 -3 -1 +1 +3 +5 are related to each other। ठीक है, तो अब कैसे प्रूफ करना है वो देखते हैं। देखो, so since R is an equivalence relationship, R is reflexive, symmetric and transitive, which is already verified। अब मान लेते हैं आपने कोई भी 2 एलिमेंट लिए E से, मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर्स से, तो आप जब भी कोई भी 2 एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करोगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो मल्टीपल आएगा 2 का। कोई भी 2 इंटीजर्स ले लो, 8 2 डिफरेंस इज 6, 2 का मल्टीपल। तो आप जब भी कोई भी 2 नंबर का डिफरेंस करोगे वो क्या आएंगे, मल्टीपल ऑफ 2। कोई भी 2 नंबर का डिफरेंस इवन नंबर का इज अ मल्टीपल ऑफ 2। और आप यहां से क्या कर सकते हो कि 2 डिवाइड a माइनस b, मतलब a इज रिलेटेड टू b, एंड सेम गोज फॉर odd numbers also। कोई भी 2 odd numbers का डिफरेंस लोगे is again a multiple of 2, hence all the elements of even numbers are related with each other and all the elements of odd number are related with each other। ठीक है, so all the even integers are related with 0 with the above relation। क्यों? क्योंकि 0 divides 2, 0 divides -2 also, 0 divides 4, 0 divides -4 also, and all the odd integers are related to 1 because 1 divide 1, 1 divide -1, 1 divides 3, 1 divide -3 also। So E is the set of integers and O is the set of odd, E is the set of even integers, O is the set of odd integers। दोनों के दोनों क्या है, सबसेट ऑफ Z। ऑल द एलिमेंट्स, अभी देखो ये जो 2 सबसेट बनाए आपने क्या किया, एक सेट लिया था Z और एक रिलेशन लिया था R, जो कि क्या था कि 2 डिवाइड्स a माइनस b। अब ये जो Z है ए आर, क्योंकि एक इक्विवेलेंस रिलेशन था इसलिए इसको 2 पार्ट में तोड़ा, एक सेट बनाया E, एक सेट बनाया O।
ई जो था वो इवन इंटीजर्स थे, ओ जो थे वो ऑड इंटीजर्स थे। आपने देखा कि ये इवन इंटीजर्स सारे के सारे कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड, और जो ये ऑड इंटीजर्स है ये कैसे आपस में सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन तो पार्टीशंस की सेटिस्फाई होगी, दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ई इज रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑड नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ एक चीज और ये है कि नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ओ, कि ई का कोई भी एलिमेंट लो और ओ का कोई भी एलिमेंट लो तो वो ये वाले रिलेशन से रिलेटेड नहीं है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 का डिविजिबल हो, नॉट ट्रू। एंड ई एंड ओ आर डिसजॉइंट, कि कोई भी इंटरसेक्शन में पॉइंट नहीं है, बट अगर दोनों का यूनियन कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका ओरिजिनल सेट विच इज जेड। और जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब आपके जो सेट है उसके पार्टीशंस हो जाए, सब डिविजन्स हो जाए, तो आपको मिलती है इक्विवेलेंस क्लास। तो सबसेट ई इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं इस तरीके से, कैपिटल ब्रैकेट्स। एंड सबसेट ओ मतलब सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज एन इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, जिसको हम डिनोट करेंगे इससे। एंड दैट इक्विवेलेंस क्लास इज नॉट इक्वल टू दिस इक्विवेलेंस क्लास। क्यों? क्योंकि दिस रेफर्स टू आर एंड दिस रेफर्स टू आर प्लस 1 वेयर आर कैन बी एनी इंटीजर। ठीक है। अब होता क्या है कि यू कैन गो रिवर्स ऑल्सो, कि मान लीजिए कि अब आपके पास पार्टीशन सबसेट है, तो एक कोई भी सेट है जिसमें x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो सारे नंबर जो कि 3 के मल्टीपल है -6 -3 0। आपने दूसरा सेट लिया जिसमें x -1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तब क्या होगा कि आपके जो ऊपर वाले सेट थे उसमें आप क्या करते रहोगे, +1 करते रहोगे तो आपका आंसर आता रहेगा। और तीसरा क्या था, x -2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें +2 करते रहोगे तो आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है। अब आपने एक सेट लिया, बड़ा सेट क्या था z अगेन, और रिलेशनशिप क्या था कि 3 डिवाइड से a-b। अब क्योंकि एक सेट z था और रिलेशन था 3 डिवाइड से -b, जैसे आपने प्रूफ किया कि 2 डिवाइड से -b आपका इक्विवेलेंस है, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि 3 डिवाइड से -b भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन z। अब क्या होगा, अब ये जो a1 a2 a3 है ये क्या है, ये आपके सबसेट हैं z के। किस तरह कि सारे के सारे एलिमेंट्स इनके आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी एलिमेंट a1 का ना तो रिलेटेड है a2 से ना a3 से, a2 का ना तो a1 से a3 से, a3 का ना ही a1 से और ना a2 से। और अगर आप इन तीनों का यूनियन कर दो तो आपके पास आ जाएगा z, और इन तीनों का इंटरसेक्शन कर दो तो आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। हेंस a1 a2 एंड a3 हैव इक्विवेलेंस क्लास 0 1 एंड 2, जहां पर पहले 2r था, अब आएगा 3r, 3r + 1 एंड 3r + 2। तो आई होप आपको जो हमने आज डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया हमने आज डिस्कस किए, सबसे पहले रिलेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहले तो एम्प्टी रिलेशन, दूसरा हमने डिस्कस किया यूनिवर्सल रिलेशन, जो कि पूरा का पूरा खुद ही बन जाता है सेट इनटू सेट। और तीसरा हमने डिस्कस किया अपने पास रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और उसके बाद मैंने आपको बताई इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास कब बनती है, जब आपका जो रिलेशन है जिस सेट पे डिफाइन किया गया है वो कैसा हो जाए, इक्विवेलेंस। तो वो क्या करता है, उस सेट को क्या कर देता है, पार्टीशंस में डिवाइड कर देता है, सब डिविजन्स में डिवाइड कर देता है, और वही सब डिविजन्स क्या बनती है आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पर है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई तो आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और मेक श्योर करिए कि आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया ये प्रॉपरली समझ में आया। मोर ओवर, अगर आपको कोई भी डाउट है इन एनीथिंग, व्हाट यू कैन डू इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वी हैव आवर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ पर। मोर ओवर, मेरा लिंक्डइन पेज है, अगर आपको कोई भी चीज़ 1-to-1 डिस्कस करनी है वो भी हम कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो काइंडली ज्वाइन आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू विल फाइंड स्टूडेंट्स लाइक यू जो कि सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आप उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, वो आपके क्लियर कर सकते हैं। मोर ओवर, आई विल बी देयर, यू कैन ड्रॉप एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज यू हैव एंड आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दैट। उसके अलावा इफ़ एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग दीज नोट्स जिससे मैंने आपको पढ़ाया, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो,
उसका लिंक भी मैं वहाँ पर डाल दूँगी, वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वाली वीडियोस अच्छे से समझ में आ रही हैं तो यू कैन डाउनलोड एंड सी प्रैक्टिस शीट्स ऑल्सो ऑफ दीज यूनिट्स। जब आपके ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ वीडियो में मेंशन किया ये हो जाए तो मेक श्योर यू डाउनलोड द प्रैक्टिस शीट्स एंड प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस एज वेल in order to get a clear understanding of those concepts. So I hope this video is relevant for you. You understood a lot with the help of those videos. If this is the case, kindly do like, share, subscribe and comment and send this video to the needful students, those who think they needed to learn, and have fun, enjoy, have a nice day. Thank you.